हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। 5 पार्ट जो है हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखते हैं पार्ट 6, जहां पे हम सॉल्व करा रहे हैं BHU में आए हुए 2008 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस। ओके, तो 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। पूछा है आपसे, द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द यूनिट ऑफ द राइबोसोम। कह रहा है राइबोसोम में पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम पाया जाता है। ये राइबोसोम के किस यूनिट में होता है? 30th सब यूनिट में, 70th सब यूनिट में, 50th सब यूनिट में, और डी ए साइट ऑफ 30th। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ये करता क्या है। ये एडिशन करता है एमिनो एसिड रेसिड्यूज का इन ऑर्डर टू ग्रो द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। और ये लोकेटेड रहता है आपका लार्ज सब यूनिट रहता है जो आपका राइबोसोम का वहां पे। अब लार्ज से आप क्या समझते हैं? राइबोसोम तो 2 टाइप का होता है, 70s टाइप का और 80s टाइप का। तो 70s टाइप के राइबोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50s है, और स्मॉल सब यूनिट को हम 30s सब यूनिट बोलते हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो 80s राइबोसोम होता है वहां पे लार्ज सब यूनिट 60s होता है और स्मॉल सब यूनिट 40s होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये जो आपका पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है ये लार्ज सब यूनिट में होता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 60s कहीं नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, और प्रोकैरियोटिक का जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s यहाँ पे मौजूद है। और फिर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? 50s। क्वेश्चन नंबर 52 पे जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच जीन or genes are transferred from one linkage group to another linkage group is called inversion, translocation, amplification और transcription। ठीक है, लिंकेज ग्रुप किसको बोलते हैं? ये एक सिंगल क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उसको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम जहां पे जाएगा वो सारे जीन्स वहां पे जाएंगे। तो दे इनहेरिटेड एज अ ग्रुप, दैट इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे एक्ट एंड मूव एज अ यूनिट रादर देन इंडिपेंडेंटली। अब इनमें से आप देखेंगे इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, एम्प्लीफिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में से ट्रांसलोकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जीन्स जो होता है वन लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप पे मूव करते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? कोई हिस्सा जो होता है क्रोमोसोम का आपका वो टूटकर दूसरे या एक्सचेंज होता है, तो वहां पे ट्रांसलोकेशन में तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो वहां पे उस सेगमेंट में जितने सारे जीन होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाता है। एक क्रोमोसोम पहला वाला एक लिंकेज ग्रुप, अगला वाला जहां पे जा रहा है वो भी एक लिंकेज ग्रुप। तो दोनों क्या होगा? लिंकेज ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है जीन्स का वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप। दैट इज व्हाई वी विल चूज द करेक्ट आंसर नंबर बी, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। द एंटीबायोटिक रिफाम्पिसिन ब्लॉक किसको ब्लॉक करता है? आप बहुत सारे एंटीबायोटिक पढ़ते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? जो माइक्रोब्स का या स्पेशली बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ उनको बैक्टीरियासाइडल होते हैं या कुछ भी हुआ, ठीक है, या तो उन्हें मार देते हैं या तो उनके ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक कई टाइप के होते हैं। जैसे आपने बीटा लैक्टम ग्रुप के अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो वो सेल वॉल पे असर डालते हैं, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गए। तो बहुत सारे हैं, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसलेशन पे, बहुत टाइप के उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक, अलग अलग उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे आपसे पूछा है रिफाम्पिसिन के बारे में, तो ये क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है या ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करता है। तो आप देखेंगे जो रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। रिफाम्पिसिन जो है और या तो जो इसके ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये एंटीबैक्टीरियल मैकेनिज्म एक्शन जो है किससे काम करता है? इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। मतलब आरएनए सिंथेसिस किसमें होता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसी आरएनए से। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके एंटीबायोटिक दिए हुए हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है। आप देखेंगे साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टाम्स, कार्बापेनेम्स, ये जो सारे हैं ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। वहीं डीएनए गायरेज पे इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से आपके
क्विनोलोन्स हैं जिसमें आपका निलोडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्साइन आता है, फिर नोवोबायोसिन आता है। अगर आरएनए इलॉन्गेशन की बात करें तो आपका एक्टिनोमाइसिन आता है जो इस पे एक्ट करके इसको ब्लॉक करता है। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को कुछ कुछ एंटीबायोटिक डिस्टर्ब करते हैं, जैसे ट्राई मेथ्रोप्रिज्म हो गए और सल्फोनामाइड्स हो गए। फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कुछ कुछ हैं, पॉलीमिक्सिस और डैप्टोमाइसिन, ठीक। फिर साइटोप्लाज्मिक, ये तो मान लीजिए इसका वो हो गया स्ट्रक्चर। डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे रिफाम्पिन और स्ट्रिप्टो क्या है आपका स्ट्रिप्टोवरिसिन्स, ये दोनों एक्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को अगर रोक देखें हम, जो 50s सब यूनिट को, राइबोसोम के 50s सब यूनिट पे कुछ कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनका, वो उसको रोकते हैं किसी न किसी से इंटरफियर करके। एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोराम्फेनिकोल है, क्लिंडामाइसिन है, लिंकोमाइसिन है। प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं किस पे असर डाल के, 30s जो सब यूनिट होता है उस पे। तो टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन और नाइट्रोफ्यूरॉन्स है। प्रोटीन सेंसिटिव जो है टीआरएनए, प्रोटीन सेंसिटिव को ही इनहिबिट करते हैं, पर उनका असर किस पे होता है, टीआरएनए पे। तो इस पे आपका कौन कौन सा है आपका, मिपिरोसिन और प्यूरोमाइसिन है। तो ये सारे हैं, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। पूछा है आपसे एप्टामर्स क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स। अगर बीएचयू के की के हिसाब से हम जाते हैं तो आंसर यहाँ पे दिया है करेक्ट, आरएनए मॉलिक्यूल्स। शायद हो सकता है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स एप्टामर्स ज्यादा नोन हो, पर अगर एप्टामर्स का आप डिफिनेशन पे जाएंगे तो एप्टामर्स आर शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। अब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट कैन सेलेक्टिवली बाइंड टू अ स्पेसिफिक टारगेट इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल मॉलिक्यूल, टॉक्सिन एंड इवन लाइव सेल्स। तो जो एप्टामर्स होते हैं ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी एप्टामर्स नोन है। पर शायद जो है आरएनए सबसे अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि आरएनए के एप्टामर्स ज्यादा नोन होंगे, ठीक है। पर ऐसी बात नहीं है कि डीएनए और प्रोटीन के एप्टामर्स नहीं होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। एंटीकोडॉन जो है किससे एसोसिएटेड है, आपसे पूछा है। टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए या डीएनए। तो आपको पता है जब आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ये टीआरएनए हुआ तो इधर 5 प्राइम एंड होता है, फिर ऐसे से नीचे कई सारे इधर लूप वगैरह होते हैं, आर्म्स होते हैं इसके, फिर नीचे आपका एंटीकोडॉन होता है जो कि आपका मैसेंजर आरएनए से इंटरेक्ट करता है। और इसी हिसाब से फिर इसमें मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन होता है उसी हिसाब से यहाँ पे आके उसी का टीआरएनए लगता है, और एक स्पेशल टाइप का टीआरएनए स्पेशल टाइप का अमीनो एसिड कैरी करता है। जैसे AUG अगर कोडॉन है तो वहां पे टीआरएनए पे एंटीकोडॉन UAC रहेगा और वो कैरी करता रहेगा मेथियोनिन अमीनो एसिड। तो ये टीआरएनए पे होता है। एंटीकोडॉन कहाँ पे होते हैं, टीआरएनए पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हम। द सेकंड जेनेटिक कोड, इस सेकंड जेनेटिक कोड किसे बोला जाता है। प्राइमरी जेनेटिक कोड तो आपको पता ही है, AU जो है आपका UACG, जो ऐसे 3 टाइप के कॉम्बिनेशन हैं कोडॉन जो आप पढ़ते हैं, कोडॉन चार्ट। पर आपसे यहाँ पे पूछा है सेकंड जेनेटिक कोड क्या है। द कोड डिकोडेड आफ्टर द फर्स्ट कोड UUU, the code that helps tRNA recognize a specific amino acid, the code given by other laboratories or the anticodon and tRNA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, the code that helps tRNA recognizing a specific amino acid। तो वो कोड जो tRNA में को मदद करता है कि वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सके, फिर वहां पे उसका जो CCA आर्म होता है वहां पे जाके बाइंड कर सके, उसे हम सेकेंड जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो ठीक है, an imprecise term that sometimes refers to the nature of an amino acid residue of a protein which determines its secondary and tertiary structure। तो ये जो है टर्म आपका सेकेंड जेनेटिक कोड, ये कभी कभी बोलते हैं कि अमीनो एसिड, एक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का नेचर कैसा है उसको भी सेकेंड जेनेटिक कोड बोला जाता है, जो डिटरमिन करता है कि उस पॉलीपेप्टाइड का सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा। और कभी कभी मतलब इसके साथ साथ टीआरएनए मॉलिक्यूल को भी बोला जाता है जो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, कौन सा अमीनो एसिड उसमें जाके बाइंड करेगा। ठीक, तो स्पेसिफिक उसी का जो टीआरएनए और स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैरी करे, वरना तो फिर जो जेनेटिक कोड आपका यूनिवर्सल है ये बात आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर AUG मेथियोनिन के लिए कोड करता है तो दैट मींस वो टीआरएनए मेथियोनिन ही कैरी करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उस टीआरएनए में मेथियोनिन ही ऊपर
जो 3 प्राइम एंड है वहां पे बाइंड करे। तो ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन्स इज मेन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टार्ट कोडॉन्स एंड स्टॉप कोडॉन्स। तो एक ही है स्टार्ट कोडॉन आपका AUG, और वहीं अगर स्टॉप कोडॉन की बात करें तो वो भी सिंपल है UAA, UAG एंड UGA। यहाँ पे दिया AUG कोड करता है मेथियोनिन, स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, तो वहां पे इसके लिए कोई tRNA नहीं है, तो ऐसे में टर्मिनेशन हो जाता है आपका पॉलीपेप्टाइड या जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट्स फर्स्ट एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे पहला, जो भी कोडॉन यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले जो एमिनो एसिड होता है उसको इनकॉर्पोरेट करता है ट्रांसलेशन के दौरान। तो आपको पता है जो आपका स्टार्ट कोडॉन है वो AUG है और वो मेथियोनिन के लिए कोड करता है, तो AUG ही है जो आपका फर्स्ट एमिनो एसिड मेथियोनिन इनकॉर्पोरेट करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, tRNA इज फंक्शनली इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। tRNA इनमें से किस जो है फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ट्रांसक्रिप्शन में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में या प्री मैसेंजर RNA स्प्लाइसिंग में। तो tRNA का काम कहाँ होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, आपका मैसेंजर RNA बन जाएगा, उसके बाद जब वो ट्रांसलेशन होने लगे, मतलब जब पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होने लगता है, तो tRNA क्या करते हैं, ये एमिनो एसिड कैरी करके लाते हैं और पॉलीपेप्टाइड को इलोंगेट करते चले जाते हैं, मतलब उसमें एमिनो एसिड रेसिड्यूज जोड़ते चले हुए जाते हैं। ठीक, तो ये कहां पे आएगा इसका फंक्शन, ट्रांसलेशन के दौरान। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ tRNA। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो tRNA के लिए सही नहीं है, आपसे पूछा है। इट कंटेन्स अ कोडॉन, इट कंटेन्स एन एंटीकोडॉन, इट कैन बिकम अटैच्ड covalently to an amino acid, और D, it interacts with messenger RNA during translation। तो ये D वाला ऑप्शन सही है कि tRNA जो है ट्रांसलेशन के दौरान मैसेंजर RNA से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करेगा तभी कोडॉन एंटीकोडॉन आपस में लगेंगे और तभी अमीनो एसिड वो लाएगा। और ये भी बात सही है कि tRNA के एक एंड पे 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड कोवेलेंटली अटैच रहता है। बी वाला ऑप्शन भी सही है यहाँ पे कि tRNA के पास एंटीकोडॉन रहता है, जैसे आपने देखा एक क्वेश्चन अभी आया हुआ था, एंटीकोडॉन ही कोडॉन जो मैसेंजर RNA पे रहता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ tRNA, तो यही इसके लिए इसी का यही फीचर नहीं है कि यहाँ पे कोडॉन होता है। कोडॉन एक्चुअली कहाँ पे होते हैं, मैसेंजर RNA पे होते हैं, कोडॉन tRNA पे नहीं होते हैं। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है डेली जो है वीडियोस अपलोड करता हूँ, और अगर आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने से आपका जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।